हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम जहान एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बाल विकास यानी सीडीपी के एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। यह सिर्फ सीडीपी में ही काम नहीं आएगा, यह हर तरह के पेडागोजी जहाँ जहाँ पूछे जाते हैं उन सभी विषय में यह टॉपिक काम आएगा। ठीक है। भाषा और चिंतन आज का टॉपिक है। भाषा और चिंतन, इसे अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज एंड थिंकिंग। ठीक है। आज का ये टॉपिक थ्योरी और एमसीक्यू दोनों लिया गया है। थ्योरी भी है और एमसीक्यू भी है। आज का क्लास नंबर 18 है। अगर आप लोग 17 क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का ये टॉपिक मोस्ट वीवीआई है। अगर आप लोग सी टेट, जे टेट, यूपी टेट, एच टेट, एचपी टेट, बी टेट, केवीएस, रीट आदि ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पेडागोजी पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं भाषा क्या है। भाषा जो है वो क्या चीज़ है, आइए देखते हैं। आप लोगों को पता ही होगा सभी को। ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर, सुनकर या पढ़कर अपनी मन की बात एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। भाषा जो है, जो हमारे मन में जो विचार आता है वो एक दूसरे से आदान प्रदान करना ही भाषा है। चाहे वो बोलकर हो, लिखकर हो, सुनकर हो या पढ़कर, कुछ भी अगर आप लोग अपने अंदर कुछ विचार लेते हैं तो भी वो भाषा कहलाता है। अगर आपका विचार किसी को देते हैं तो वो भी भाषा ही कहलाता है। ठीक है। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, आइए देखते हैं। सामाजिक कारक प्रभावित करता है भाषा को, शैक्षिक कारक प्रभावित करता है भाषा को, और जैविक कारक या अक्षमता प्रभावित करता है भाषा को। ठीक है। सामाजिक कारक कैसे भाषा को प्रभावित करता है? सामाजिक कारक, जिस समाज में आप लोग रहते हैं वहाँ जैसा जैसा भाषा का प्रयोग किया जाता है उन सब भाषा आप लोग सब कुछ सीख लोगे। ठीक है। वैसा ही आप लोग भी भाषा का प्रयोग करोगे। इस तरह से सामाजिक कारक भी हमें प्रभावित करता है भाषा सीखने के लिए। ठीक है। भाषा विकास में सामाजिक कारक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। शैक्षिक कारक, अगर आप लोग विद्यालय में पढ़ते हैं तो जो जो पढ़ते हैं उन सभी चीज़ को आप लोग दैनिक जीवन में यूज़ करोगे। इस तरह से शैक्षिक कारक भी भाषा को प्रभावित करता है। जैविक कारक भी भाषा को प्रभावित करता है, और अक्षमता को भी। अक्षमता जैसे बोलने में कुछ कठिनाई होता है, कुछ अगर अपने आपके वाक् यंत्र में कुछ त्रुटि होगा तो इस तरह से आपके भाषा को स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाओगे। तो इस तरह से आपके भाषा पर भी प्रभावित करता है जैविक कारक और अक्षमता। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखते हैं। भाषा अर्जन के स्तर। भाषा अर्जन के स्तर होते हैं, वो 5 स्तर यहाँ दिया हुआ है। आइए जानते हैं वो 5 स्तर क्या क्या है। पहला है क्विंग। क्विंग करता है बच्चा 6 सप्ताह से, 6 वीक से बच्चा क्विंग करता है। वो जो कुछ भी आवाज़ निकलता है वो उसे क्विंग कहते हैं। ठीक है। बेबलिंग करता है 6 मंथ से, बच्चा बेबलिंग करता है। अब इस तरह से शब्द यूज निकलता है बच्चों के, बेबी के मुख से, तो ये इसे बेबलिंग कहते हैं। वो 6 मंथ से शुरू होता है। ठीक है। और 1 वर्ड स्टेज होता है 1 वर्ष के आसपास। ठीक है। 1 वर्ष के आसपास को 1 वर्ड स्टेज कहलाता है। और 2 वर्ड स्टेज, दो शब्द बोलते हैं, वह जो शब्द बोलते हैं दो शब्द का यूज़ करता है बच्चा 8 महीनों से। 18 महीनों से बच्चा 2 शब्द का यूज़ करता है। और लॉन्गर अटरेंस यानी बड़ा वाक्य बोलना शुरू करता है बच्चा 2 से 4 वर्ष से। तो इन सब स्टेज को आप लोग याद कीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा, क्विंग और बेबलिंग जो है ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कीजिएगा। क्विंग होता है 6 सप्ताह से और बेबलिंग होता है 6 मंथ से यानी माह से। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने के साधन। भाषा सीखने के कौन कौन से साधन हैं? भाषा सीखने के बहुत सारे साधन हैं जो निम्नलिखित दिया हुआ है। अनुकरण,
अनुकरण के द्वारा हम लोग भाषा सीखते हैं। खेल खेल में भी हम लोग कई ऐसे शब्द हैं जिसे यूज़ करते हैं, खेल के माध्यम से भी हम लोग भाषा सीखते हैं। दो चार दोस्तों के साथ आप लोग अगर खेल रहे हैं तो खेलते समय जो कुछ भी आप लोग शब्द व्यवहार करता है बच्चा, तो उन सब शब्द को दूसरे बच्चा भी सीख लेता है। इस तरह से खेल से भी हम लोग भाषा सीखते हैं। वार्तालाप से तो सीखते ही है, और प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी हम लोग भाषा सीखते हैं, और कहानी सुनकर भी हम लोग भाषा सीखते हैं। ठीक है, कहानी में जो कुछ भी शब्द यूज होता है उसे भी हम लोग भाषा सीख जाते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, पियाजे और वाइगोत्स्की। यहाँ कुछ 4-5 मनोविद के नाम लिया गया है जो जिन्होंने भाषा के बारे में अपना विचार दिया है। ठीक है, पहला देखिए पियाजे और वाइगोत्स्की। पियाजे और वाइगोत्स्की जो थे उन दोनों का विचार एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होता है। प्राय सभी, कुछ को छोड़कर प्राय सभी अपोजिट होता है। पियाजे अगर जिस चीज़ को सही मानता है, वाइगोत्स्की उसको नहीं मानता है, और अगर वाइगोत्स्की उस चीज़ को मानता है तो पियाजे नहीं मानता है। तो देखते हैं उनका विचार क्या क्या था। भाषा और विचार में पियाजे और वाइगोत्स्की के विचार में अंतर। ठीक है, तो यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 1 में देखिए पियाजे क्या कहता है, विचार भाषा से पहले आता है। विचार जो है हमारे माइंड में जो कुछ भी विचार आता है, जो कुछ भी हम लोग सोचते हैं, वो जो सोच है वो भाषा से पहले आता है, ये मानता है पियाजे। ठीक है, और वाइगोत्स्की मानता है भाषा विचार से पहले आता है, पहले भाषा आता है उसके बाद विचार आता है। दोनों एक अपने अपने जगह सही है, दोनों को हम लोग सही ही मानेंगे, दोनों अपने अपनी जगह सही है। ठीक है, यहाँ पियाजे कहता है पॉइंट नंबर 2 में देखिए, पॉइंट नंबर 2 में है स्वकेंद्रित भाषा व्यर्थ है। स्वकेंद्रित भाषा को यानी प्राइवेट स्पीच को पियाजे ने व्यर्थ माना है, यानी उसका कोई मतलब नहीं होता है, पियाजे कहते हैं। और वाइगोत्स्की कहते हैं स्वकेंद्रित भाषा बच्चे को निर्देश देता है। उन्होंने स्वकेंद्रित भाषा को, वाइगोत्स्की ने स्वकेंद्रित भाषा को अच्छा माना है। ठीक है, उनको पॉजिटिव माना है, जबकि पियाजे ने उन्हें नेगेटिव नहीं, कुछ भी नहीं माना है, व्यर्थ माना है। ठीक है, यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ज्ञान का निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है। ज्ञान का जो निर्माण करता है वो व्यक्ति स्वयं करता है, ये मानता है पियाजे। और वाइगोत्स्की मानता है ज्ञान का निर्माण व्यक्ति समाज में रहकर सीखता है। ज्ञान का निर्माण होता है समाज में रहकर, वाइगोत्स्की ये चीज़ मानता है, जबकि पियाजे मानता है ज्ञान का निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है, खुद करता है वो ज्ञान का निर्माण। ठीक है, यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, संज्ञानात्मक विकास और भाषा स्वतंत्र है। यह संज्ञानात्मक विकास और भाषा को पियाजे ने स्वतंत्र माना है, यानी एक दूसरे से कोई कनेक्ट नहीं है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास और भाषा एक दूसरे से स्वतंत्र माना है पियाजे ने, जबकि वाइगोत्स्की ने माना है संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा आवश्यक है। अगर संज्ञानात्मक विकास आप लोग करोगे तो भाषा आवश्यक है, ये माना है वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर, जो विचार में जो अंतर है वो आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, इनको अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। नोम चॉम्स्की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका थ्योरी। नोम चॉम्स्की का थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सीटेट जेटेट इस तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो नोम चॉम्स्की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है भाषा के बारे में। चॉम्स्की, पहला पॉइंट देखिए, चॉम्स्की के भाषा अर्जन के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की ने क्या कहा है, चॉम्स्की के भाषा अर्जन के सिद्धांत में, चॉम्स्की ने एक भाषा अर्जन के सिद्धांत दिए हैं। उनके अनुसार मनुष्य जो भाषा सीखते हैं उनकी वो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होता है, ये माना है चॉम्स्की ने। ठीक है, वास्तव में ये सही है। आप लोग आसपास के बच्चों के साथ रिलेट करके आप लोग जान सकते हैं बच्चे कैसे एक लैंग्वेज को 3-4 वर्षों में सीख जाते हैं, लेकिन आप लोग वो नहीं, बड़ा होकर वो नहीं सीखता। उन्होंने माना है 5 वर्ष तक बच्चे का जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया, भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 5 वर्ष तक। उसके बाद 5 वर्ष के बाद भाषा अर्जन करने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। बच्चा देखिए, आप लोग अपने आसपास के बच्चों से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। छोटा बच्चा जो है वो भाषा को कितना जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन आप बड़ा होकर आप लोग उस तरह से उतना अच्छी तरह से आप लोग नहीं सीख सकते हैं किसी भी भाषा को। ठीक है,
समय लगता है, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 2 में है, उनके अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में एक काल्पनिक उपकरण होते हैं जिसको उन्होंने भाषा अधिग्रहण यंत्र कहा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, LAD, भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो फुल फॉर्म है ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। उनके अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में एक काल्पनिक उपकरण, असल में नहीं है, आप लोग अगर माइंड को फाड़ कर देखोगे तो वो जो उपकरण है, डिवाइस नहीं है उसके अंदर। ठीक है, वो एक काल्पनिक माना है, चॉम्स्की ने एक काल्पनिक उपकरण माना है भाषा अधिग्रहण यंत्र को। अगर आप लोग ऑपरेशन करोगे तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। भाषा अधिग्रहण यंत्र सभी भाषाओं के लिए सार्वभौमिक व्याकरण विन्यास नियमों को रखता है। इसके कारण बच्चा कम उम्र में ही भाषा सीख जाते हैं। इसका मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है LAD, वो सभी भाषाओं को सीखने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, सभी भाषाओं को सीख सकते हैं उस यंत्र की सहायता से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है देखते हैं। BF स्किनर, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, BF स्किनर ने भाषा के बारे में क्या क्या कहा है, आइए देखते हैं। BF स्किनर साहब जो थे, स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा अनुकरण या नकल करके सीखते हैं। स्किनर कहते हैं भाषा जो बच्चा सीखता है वो अनुकरण या नकल करके सीखता है। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। उन्होंने कहा है बच्चे सही प्रतिक्रियाओं के लिए मजबूर होकर भाषा सीखते हैं। सही प्रतिक्रियाओं के लिए मजबूर होकर भाषा सीखते हैं, यानी अगर आप लोग उनके अगर वो बच्चा भाषा बोल रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, तो वह चाहता है कि उसको शाबाशी मिले। इस तरह से भाषा मजबूर होकर वो भाषा सीखते हैं। इसको उन्होंने पुनर्बलन, यहाँ देखिए पुनर्बलन, भाषा सीखने के लिए सकारात्मक पुनर्बलन का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा है भाषा सीखने के लिए सकारात्मक पुनर्बलन का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने पुनर्बलन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। अगर कोई बच्चा भाषा सीखता है तो उसको पुनर्बलन देना चाहिए, पुनर्बलन का इस्तेमाल करना चाहिए, ये मानता है स्किनर साहब ने। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। बच्चों में भाषा सीखने के लिए कोई जन्मजात क्षमता नहीं होती है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछे कि किसके अनुसार भाषा सीखने के लिए कोई जन्मजात क्षमता नहीं होता है, तो आप लोग आंसर करोगे BF स्किनर को। ठीक है, उन्होंने कहा है भाषा सीखने के लिए कोई जन्मजात क्षमता नहीं होता है। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में यहाँ दिया हुआ है, आप लोग आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। भाषा के स्तर, भाषा के कुछ स्तर है, ये देखते हैं भाषा के स्तर कौन कौन से हैं। 1 नंबर में है स्वनिम, इसको अंग्रेजी में इसका अन्य नाम है ध्वनि, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है फोनिम। ठीक है, इन सभी को आप लोग याद कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, 2 नंबर में है रूपीम या रूपग्राम, दोनों को आप लोग पढ़िएगा, रूपीम ही रूपग्राम है। 3 नंबर में है वाक्य विन्यास, और 4 नंबर में है अर्थ विन्यास। ठीक है, स्वनिम, ध्वनिम, इसे अंग्रेजी में कहते हैं फोनिम, रूपीम, रूपग्राम, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। स्वनिम और ध्वनिम, स्वनिम और ध्वनिम क्या है। स्वनिम का मतलब होता है यह ध्वनि का सबसे छोटी इकाई होती है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कोई पेपर में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे छोटी इकाई कौन है, ध्वनि का सबसे छोटी इकाई कौन है, तो आप लोग आंसर करोगे स्वनिम या ध्वनिम। ठीक है, इसका अपना कोई मतलब नहीं होता है, बच्चा शैशवावस्था में ऐसी ध्वनि निकालता है। ठीक है, उ प म ऐसे करके बच्चा, अगर आप लोग गौर से देखोगे तो ये सभी शब्द बच्चा निकालता है अपने मुंह से शैशवावस्था में, 1-2 महीने में ये सभी चीज़ निकालता है। ठीक है, और एक बार रिपीट कीजिए, यह ध्वनि का सबसे छोटी इकाई होती है, इसका अपना कोई मतलब नहीं होता है, बच्चा शैशवावस्था में ऐसी ध्वनि निकालता है, जैसे अ, उ, प, म आदि। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। रूपीम, रूपग्राम, रूपीम ही रूपग्राम है, मैं बार बार बोल रही हूँ, रूपीम ही रूपग्राम है, रूपीम ही रूपग्राम है। आप लोग रूप करके इसके रिलेट करके रख सकते हैं, रूप दोनों रूप जहाँ रहेगा वो आप लोग पहचान जाओगे कि ये एक ही है। ठीक है, रूपीम ही रूपग्राम है।
इसका परिभाषा देखते हैं। यह सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। पहला जो था वो ध्वनि का सबसे छोटी इकाई है, और ये रूपी में रूपग्राम जो है वो अर्थपूर्ण इकाई है। सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है रूपी। यह छोटे छोटे वर्गों से मिलकर छोटे छोटे वर्णों, या वर्ण होगा, वर्ग लिखा या गलत से प्रिंट हो गया है, यह वर्णों होगा, ठीक है। छोटे छोटे वर्णों से मिलकर बना शब्द होता है जो बालक आसानी से बोलता है, जैसे कल, पल, मल, चल, ये सभी शब्द जो है वो रूपी या रूपग्राम है। इसका कोई असल में कोई मतलब है, ठीक है। उन सभी इकाई को हम लोग रूपी या रूपग्राम कहता है। यह सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होता है रूपी। यह छोटे छोटे वर्णों से मिलकर बना होता है जो बालक आसानी से बोलता है, ठीक है, जैसे कल, पल, चल, मल, कल आदि शब्द। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास क्या है? वाक्य विन्यास है शब्दों के ऐसे समूह जिससे वाक्य बना हो। शब्दों के ऐसे समूह जिससे वाक्य बना हो, चाहे उस वाक्य का कोई सही मतलब हो या ना हो, ठीक है। कुछ भी, अगर कुछ भी ऐसे शब्द जहाँ मतलब हो या ना हो, उन सबको वाक्य विन्यास, उन सभी वाक्यों को वाक्य विन्यास कहा जाता है, ठीक है। एक पूरा वाक्य ही चाहे उसका मतलब हो या ना हो, उसको वाक्य विन्यास कहा जाता है। यहाँ देखिए, निशा पानी खाता है। यहाँ पानी खाता लिखा हुआ है जो गलत है, पानी पीता होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है पानी खाता है, तो इसका देखिए, इसका जो है सब्जेक्ट है, भार्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन ये गलत वाक्य है। या पानी खाता नहीं होगा, या पीता होगा, ठीक है, पीती होगी। निशा पानी पीती है, ठीक है, तो पानी पीती होगी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है खाता है, तो ये गलत है। जबकि गलत होने पर भी ये वाक्य विन्यास कहलाता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए, अर्थ विन्यास। अर्थ विन्यास क्या है? शब्दों का ऐसा समूह जिस वाक्य जिससे होगा। यहाँ गलत यहाँ प्रिंट हो गया है, एडजस्ट थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ जिससे होगा, शब्दों का ऐसा समूह जिससे वाक्य बना हो और वाक्य का सभी शब्द अर्थपूर्ण हो तथा उस वाक्य का कोई सही मतलब हो। यहाँ मतलब होना चाहिए और सही लिखा भी होना चाहिए, उसको हम लोग अर्थ विन्यास कहेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, निशा पानी पीती है, ये पूरा का पूरा शब्द, सभी शब्द सही है और वाक्य भी सही है, और इसका कोई असल में मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो इस तरह का वाक्य को हम लोग अर्थ विन्यास कहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इनका दोनों का अंतर आप लोग समझिएगा। यहाँ अगर कोई भी वाक्य लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग, चाहे उसका मीनिंग हो या ना हो, उसको हम लोग वाक्य विन्यास कहेंगे। लेकिन अर्थ विन्यास जो है वो उसका सभी शब्द का भी मीनिंग होना चाहिए और पूरा का पूरा वाक्य का भी मीनिंग होना चाहिए, उसको हम लोग अर्थ विन्यास कहेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ देखिए, चिंतन यानी थिंकिंग। चिंतन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, आइए देखते हैं। चिंतन जो है यह एक उच्चतर मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्जित तथा वर्तमान सूचना का विश्लेषण तथा विवेचना करते हैं। इसका जो हम लोग कुछ भी हम लोग अर्जित करते हैं, तो उस सूचना को हम लोग अपने माइंड के अंदर विश्लेषण या विवेचना करना ही हम लोग उसको चिंतन कहेंगे, ठीक है। यह शिक्षण, स्मरण, कल्पना आदि मानसिक क्षमताओं से जुड़ा हुआ है। हम लोग अगर कोई चीज़ को स्मरण कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग चिंतन कहेंगे। अगर हम लोग कल्पना कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग चिंतन कहेंगे। और अगर हम लोग कोई भी सीख रहे हैं तो उसको भी हम लोग चिंतन कहेंगे, ठीक है। अपने माइंड में जो कुछ भी चीज़ होता है तो उसी को हम लोग चिंतन कहेंगे। मानसिक प्रक्रिया लिखा हुआ है, मानसिक प्रक्रिया है। माइंड में जो कुछ भी होता है, जो भी कुछ भी हम लोग सोचते हैं, कल्पना करते हैं, उनको हम लोग चिंतन कहेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। सभी प्राणियों में सोचने की क्षमता होती है। सभी प्राणी सोचते हैं, ये ना कि सिर्फ मनुष्य, ठीक है। सभी प्राणी, जीव जंतु, सब कुछ, कीड़ा मकोड़ा, सब कुछ, सभी जीव जंतु, सभी प्राणी सोचते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ देखते हैं। चिंतन किसी समस्या के कारण उत्पन्न होती है। किसी समस्या के कारण उत्पन्न होती है तथा उसके समाधान के अंत तक चलती रहती है। चिंतन में कुछ ना कुछ समस्या होना चाहिए, समस्या उत्पन्न होना चाहिए, और उसके समाधान, जब तक वो समाधान नहीं होगा वो चिंतन प्रक्रिया जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ है और आसान भाषा से लिखा हुआ भी है, आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, कुछ परिभाषाएं दिया हुआ है चिंतन के। वुडवर्थ के अनुसार चिंतन क्या है, ये सब भी परिभाषा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के
एग्ज़ाम की कॉपी में आप लोग दिखाई पड़ सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम की कॉपी में दिखाई दे सकता है ये सभी परिभाषाएं, तो आप लोग इन सभी परिभाषाओं को अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार चिंतन क्या है? चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है चिंतन, वुडवर्थ के अनुसार, ठीक है। समस्या का हल खोजना, इस तरह से आप लोग पढ़िएगा। समस्या का हल खोजना, वुडवर्थ, समस्या का हल खोजना ही समस्या का हल खोजने की मानसिक प्रक्रिया ही चिंतन है वुडवर्थ के अनुसार। जे.एस. रॉस के अनुसार क्या है चिंतन? चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष कहा है उनकी परिभाषा में, तो आप लोग ज्ञानात्मक पक्ष को देखते ही रॉस कर सकते हैं, ठीक है। रॉस को टिक कर सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा परिभाषा आप लोग नहीं भी याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इन छोटे छोटे शब्द को आप लोग याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। क्रो एवं क्रो के अनुसार किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूलभूत आधार है। चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन की मूलभूत आधार है। सफल जीवन का मूलभूत आधार किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। चिंतन सफल जीवन का मूलभूत आधार है। इस तरह छोटा आप लोग परिभाषा निकाल सकते हैं। इन बड़े से परिभाषा को कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सफल जीवन का मूलभूत आधार किसने कहा है चिंतन को? क्रो एवं क्रो ने। और रॉस ने ज्ञानात्मक पक्ष और वुडवर्थ समस्या का हल खोजना, ठीक है। यहाँ देखिए कॉलसनिक के अनुसार क्या है चिंतन? कल्पनाओं का पुनर्गठन। कल्पनाओं का पुनर्गठन ही चिंतन है कॉलसनिक के अनुसार। कॉलसनिक कल्पना, इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा। कॉल, यहाँ भी कल, यहाँ भी कल। कॉलसनिक कल्पना, कल्पनाओं का पुनर्गठन ही चिंतन है, ठीक है। इस तरह से जितना आसान शब्दों से आप लोग याद रख सकते हैं, रख सकोगे, उतना ही आसान शब्दों में आप लोग इन परिभाषाओं को शॉर्टकट कर लीजिएगा, ठीक है। पहचानने का मतलब है कोई याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर पहचान सकते हो कुछ 2-4 शब्द को याद करके, तो आप लोग वही कीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप लोग अपने माइंड में रख सकोगे, ठीक है, इस तरह से पढ़ोगे तो। यहाँ देखिए गिलफोर्ड ने चिंतन के 2 प्रकार बताए हैं। गिलफोर्ड जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने चिंतन का 2 प्रकार बताए हैं। वो क्या क्या है? एक है अभिसारी चिंतन और दूसरा है अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, ठीक है। इन 2 चिंतन को गिलफोर्ड ने दिया है। आप लोगों को ये क्वेश्चन में दिख सकता है कि गिलफोर्ड ने चिंतन को कितने भागों में बांटा है, तो आप लोग आंसर करोगे 2 भागों में। अगर आप लोगों को ऑप्शन में दिखा गिलफोर्ड चिंतन के 2 प्रकार किसने बताया, तो आप लोग आंसर करोगे गिलफोर्ड, ठीक है। दोनों तरफ से याद कीजिएगा, तो आप लोग अपने एग्जाम में नहीं फंसोगे, ठीक है। दोनों तरफ से क्वेश्चन को याद कीजिएगा। यहाँ देखिए अभिसारी चिंतन को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन है क्या? अभिसारी चिंतन जो है वो है क्या, आइए देखते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक सीधी और सही उत्तर को तर्क का इस्तेमाल करके निकालने की प्रक्रिया है। किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक सीधे और सही उत्तर को तर्क का इस्तेमाल करके निकालने की प्रक्रिया है। इस तरह के अभिसारी चिंतन में सिर्फ एक ही आंसर होगा, ठीक है। एक ही आंसर सभी का। अगर आप लोगों को पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपका नाम ही होगा, ठीक है, कोई दूसरा नहीं होगा। जैसे मेरा नाम है मुसर्रत जहान, तो मैं सिर्फ मुसर्रत जहान ही बताऊंगी और दूसरा कोई चीज़ नहीं बताऊंगी। तो इस तरह का जो चिंतन है उसके माइंड में आप लोग एक ही उत्तर आता है। तो इस तरह का जो उत्तर है वो प्रश्न उत्तर है, तो वो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। इसका अन्य नाम भी है। यहाँ देखिए आलोचनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन का ये जो अन्य नाम है, इन सबको आप लोग याद कीजिएगा। या अभिसारी चिंतन के जगह आप लोगों को आलोचनात्मक चिंतन भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए ऊर्ध्वाधर चिंतन अभिसारी चिंतन का ही अन्य नाम है, और विश्लेषणात्मक चिंतन और रैखिक चिंतन ये सभी अन्य नाम है। इन अन्य नाम को आप लोग जरूर याद कीजिएगा, ठीक है, तो आप लोग अपने एग्जाम में नहीं फंसोगे, ठीक है। ये 4 अन्य नाम है अभिसारी चिंतन के, इस चारों का चारों आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन, ऊर्ध्वाधर चिंतन, विश्लेषणात्मक चिंतन और रैखिक चिंतन, ठीक है। बहुत ही आसान है ये सभी। यहाँ देखिए अपसारी चिंतन, एक है अभिसारी चिंतन और दूसरा है अपसारी चिंतन। इसी का अन्य नाम है सृजनात्मक चिंतन, इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। इस प्रकार के चिंतन में विविध सोच होते हैं। एक ही समस्या का अनेक समाधान होता है। जैसे आपको अगर पूछे कि आपकी विशेषता, आप क्या क्या चीज़ आपको करने के लिए आप लोग
इंटरेस्टेड है। तो आप लोग एक चीज़ तो नहीं करोगे, बहुत सारा ऐसे चीज़ होगा जो आप लोग इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो सवाल है वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। अगर मैथ में पूछे कि 4+2 कितना होता है, तो हमेशा वो 6 ही होगा। अगर आपको पूछे कि 6 कौन कौन से संख्या मिलकर बनता है, तो आप लोगों का बहुत सारा आंसर होगा। 5 और 1 से मिलकर 6 होता है, 4 और 2 से मिलकर 6 होता है, 3 और 3 से मिलकर 6 होता है। तो इस तरह का जो सोच है वो अपसारी के अंतर्गत आता है। और इस तरह का जो सोच है 4 और 2 से मिलकर 6 कितना होता है, ये 6 होता है। तो इस तरह का जो प्रश्न है वो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है और ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक समस्या का अनेक समाधान अपसारी चिंतन और एक समस्या का एक ही समाधान अभिसारी चिंतन, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा तो आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। चिंतन की विशेषताएं, चिंतन की क्या क्या विशेषताएं हैं आइए देखते हैं। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, जरूर। चिंतन सिर्फ और सिर्फ मानसिक प्रक्रिया माइंड के अंतर्गत ही माइंड के अंदर ही होता है, वो शरीर के अंतर्गत नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क के अंदर ही होता है। इस तरह से चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है और चिंतन स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। अगर आप लोग अगर आप हमेशा बड़ा चीज़ को सोचता है और उसके धीरे धीरे छोटा छोटा चीज़ को आप लोग सोचने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है चिंतन। और पॉइंट नंबर 3 में देखिए, चिंतन के लिए किसी न किसी प्रकार के एक समस्या होना चाहिए। चिंतन के लिए हमेशा समस्या होना चाहिए, बिना समस्या का कोई चिंतन नहीं हो सकता, ठीक है। चिंतन के लिए हमेशा एक समस्या होना ही चाहिए और वो चिंतन तब तक होगा जब तक समस्या का समाधान ना हो जाए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है। चिंतन में विश्लेषण और संश्लेषण की भूमिका महत्वपूर्ण होता है। चिंतन में विश्लेषण और संश्लेषण की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब लोग अपने माइंड में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों करते हैं चिंतन के अंतर्गत, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक, चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है? रुचि है, अभिप्रेरणा है, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, भाषा है, सामाजिक वातावरण है और ध्यान है। ये सभी साथ जो है वो चिंतन को प्रभावित करता है। रुचि, आप जिस तरह की चीज़ को आप इंटरेस्टेड है, उस तरह की चीज़ को आप लोग ज़्यादा उस तरह की चीज़ से आप लोग ज़्यादा चिंतन करोगे। अभिप्रेरणा भी चिंतन को प्रभावित करता है। बुद्धि, व्यक्तित्व, भाषा और सामाजिक वातावरण और ध्यान, ये सभी चीज़ चिंतन को प्रभावित करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। चिंतन के साधन, चिंतन किस किस के कारण चिंतन होता है, ठीक है। चिंतन का साधन क्या है? बिंब, अगर आप लोग किसी वस्तु को देखते हैं, उस वस्तु को देखकर अपने माइंड में कुछ ना कुछ तो हलचल होता ही है। अगर आप लोग किसी बंदर के पिक्चर को देखते हैं तो आप लोग अपने माइंड में सोचने लगोगे कि बंदर ये सब चीज़ करता है, ये खाता है, ये इस तरह से चलता है। इस तरह का चीज़ आप लोग अपने माइंड में याद कीजिए करोगे। इस तरह की छवि जो है वो अपने माइंड में होगा, ठीक है, अपने माइंड में दिखाई देगा। तो इस तरह से बिंब भी चिंतन का साधन हुआ। भाषा भी चिंतन का साधन हुआ, क्योंकि अगर किसी ने बोला बंदर तो आप लोग वही सब चीज़ सोचोगे जो बंदर करता है, ठीक है। इस तरह से भाषा भी चिंतन का साधन हुआ। प्रतीक, अगर आप लोग कहीं भी बंदर का प्रतीक देखा, चिन्ह देखा, तो आप लोग इस तरह से भी आप लोग चिंतन करोगे, ठीक है। और संप्रत्यय यानी कुछ लिखा हुआ होगा, तो उस लिखा हुआ चीज़ को देखकर आप लोग अपने माइंड में कुछ ना कुछ सोचोगे। अगर रोड में चलते समय अगर आप लोगों को एरो दिखा तो आप लोग इधर तो उस तरह क्या है, कुछ भी सिंबल होता है तो उस तरह से आप लोग अपने माइंड में सोचोगे, ठीक है। इस तरह संप्रत्यय भी चिंतन को प्रभावित करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यही तक था हमारा थ्योरी क्लास, और कुछ हम लोग MCQ प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? कौन सी चीज़ शामिल नहीं है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में? प्रयोग, सामान्यीकरण, अवलोकन या कल्पना, कौन सी चीज़ शामिल नहीं है आगमनात्मक तर्क में? आगमनात्मक तर्क यानी अपने माइंड में कुछ आएगा, कुछ सीखोगे, इसी को हम लोग आगमनात्मक तर्क कहेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। कल्पना करके हम लोग कुछ भी हमारे माइंड में नहीं आते हैं, तो इस तरह से ऑप्शन डी होगा हमारा सही जवाब, ठीक है।
नहीं वाले शब्द पूछा है। जो चीज़ नहीं होता है, जो चीज़ गलत होगा वही हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही जवाब। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। चिंतन में सूचना पराक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा चरण आता है? चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा चरण आता है? प्रतिक्रिया चरण, पूर्व प्रक्रमण, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन या श्रेणीकरण? कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है बताइए। प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण या प्रतिक्रिया क्रियान्वयन या श्रेणीकरण? कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है बताइए। तो देखिए यहाँ ऑप्शन डी होगा सही जवाब, श्रेणीकरण। श्रेणीकरण इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से भाषा का सिद्धांत नहीं है। भाषा का सिद्धांत कौन सा नहीं है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए परिपक्वता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत या अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत? बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो देखिए यह इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है भाषा का। ठीक है, ये सभी भाषा का सिद्धांत है लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है वो नहीं है। ठीक है, वो गलत है, तो गलत ही हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही जवाब। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के डैश के बजाय डैश अधिक होता है। बताइए मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होता है। परिपक्वता के बजाय अपरिपक्वता अधिक होता है या सामाजिक की अपेक्षा के बजाय अहंकेंद्रित अधिक होता है, अहंकेंद्रित के बजाय सामाजिक रीत अधिक होता है या जीववाद के बजाय सामाजिक रीत अधिक होता है? कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है बताइए। कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है बताइए। कौन सा ऑप्शन के साथ आप लोग जा रहे हैं जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिक रीत की अपेक्षा के बजाय अहंकेंद्रित अधिक होता है। ठीक है, इसको भी याद कीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। अभी सृजनात्मकता से संबंधित है कौन सा ऑप्शन? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, संवेगिक चिंतन या अहंगवादी चिंतन? कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है बताइए जल्दी से। सृजनात्मकता का अन्य नाम क्या है? सृजनात्मक चिंतन का अन्य नाम क्या है? इसको मैंने पढ़ाई हूँ, आप लोगों को याद होगा। ऑप्शन ए ठीक होगा या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है जल्दी से बताइए। तो सृजनात्मकता से संबंध है ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। सृजनात्मकता से संबंध है अपसारी चिंतन। ठीक है, तो यही तक था हमारा सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अपने दोस्तों को आप लोग शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए, लाइक बिना कहीं कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, तो मिलते हैं, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।